चलो लिखो। रेडी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को ना रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल है, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी असफलता हुई है, उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक और तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग शहर की तरह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी। निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद, इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि ना सांप्रदायिकता रहे और ना जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती हैं। महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट
के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहाँ उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं है, वहाँ इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गईं और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के निकट थे, लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। अब जो देर हो रही है, इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है, उसे देखकर
भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में स्टॉप। ये एक टीका था।